मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 12th की क्लास में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आप सबका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को शुरू किया था और हम लोग साथ साथ पढ़े थे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और कैसे मेंडल ने ये बात प्रूफ की कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफ स्प्रिंग तक यानी उनकी संतान तक जाते हैं। इसी कड़ी में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, आप जानते हैं कि मेंडल ने लगभग 7 साल तक और 7 इयर्स और 7 कैरेक्टर्स किसका, गार्डन पी का, गार्डन पी का लेकर करके स्टडी किया, उनके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किए और उस ऑब्जर्वेशन पर उन्होंने बताया कि जो पेरेंट के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं। ये फैक्टर्स के फॉर्म में होते हैं और पेयर होते हैं। कैरेक्टर कैसे होते हैं, पेयर के फॉर्म में होते हैं और इनको उन्होंने क्या कहा, फैक्टर्स कहा था। ये फैक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। क्योंकि उस समय टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी तो वो इसका फिजिकल प्रूफ, जैसे हम कहते हैं कि आप इसका कोई प्रूफ दीजिए, चश्मदीद गवाह दीजिए, जैसे हम सबूत दीजिए, तो वैसा कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और वो जो पेयरिंग है वो गैमिट फॉर्मेशन के दौरान यानी नेक्स्ट जनरेशन की जब गैमिट बनती है उस दौरान एक कोई फैक्टर जो है वो ऑफ स्प्रिंग में चला जाता है। ये बात उन्होंने कही थी। उनकी जितनी भी प्रोसीडिंग्स, उनकी जितने भी रिसर्च थे, ऑब्जर्वेशन थे, उसका पेपर उन्होंने 1865 में उन्होंने अपना रिसर्च पेपर पढ़ा ब्रूनो के नेचुरल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल स्टडी में। तो ये जो सारी प्रोसीडिंग्स थी जिसका पेपर 1866 में पब्लिश हुआ। जब ये पेपर पब्लिश हुआ इसके बाद उनके रिसर्च को उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए थे और उनका रिसर्च बिल्कुल नया था जो कि उस समय के लिए, उस ज़माने में बिल्कुल नया था। जैसे मैथमेटिक्स का यूज़ करना, उन्होंने मैथमेटिक्स यूज़ किया था जिसकी मैंने अब चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है। दूसरी एक और हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो मेंडल से पहले जो डार्विन थे या पाइथागोरस थे का जो थ्योरी था, लैमार्क की थी, तो ये सब जो थे वो ब्लेंडिंग थ्योरी पे काम कर रहे थे। वो ब्लेंडिंग थ्योरी को समझ रहे थे। लेकिन मेंडल ने कहा कि यहाँ फैक्टर्स यानी वो बिल्कुल ब्लेंड नहीं होता, पेरेंटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो ये बात भी उनकी पॉपुलैरिटी ना होने का, उनके रिकॉग्निजेशन ना होने का कारण रहा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बच्चों, अब हम यहाँ जानेंगे कि कैसे मेंडल के काम को, उनके काम के लगभग 34 साल, अपनी उम्र के 34वें साल में उन्होंने अपने काम को शुरू किया, 7 साल तक काम किया और उसके बाद उनका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। उनके लाइफ में यानी लगभग 19वीं शताब्दी तक उनके काम को कोई रिकॉग्निशन में नहीं मिला और 1884 में उनकी डेथ हो गई। मेंडल का ये काम ऐसे ही पड़ा रहा लेकिन 3 और साइंटिस्ट, इनमें कौन कौन थे, ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉर्लिंग्स और ट्रिस्मार्क। ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग देशों में, हालांकि ट्रिस्मार्क कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया के ही थे। तो ये 3 साइंटिस्ट अलग अलग तरीके से अपने अपने इंडिविजुअली अपने रिसर्च को देख रहे थे। इन तीनों का रिसर्च कहीं ना कहीं जाकर एक जगह मिलता है, कोलैबोरेट होता है और रिजल्ट एक ही आता है। इस रिजल्ट ने ये प्रूफ किया
कि मेंडल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं हालांकि क्योंकि उनका रिजल्ट भी मेंडल से रिजेंबल कर रहा था, हालांकि वो लोग भी उतने इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। वजह वही थी, टेक्निक इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद तक माइक्रोस्कोप में काफ़ी डेवलपमेंट आया, अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए, टेक्निक हो गई। 19वीं शताब्दी तक ही हमने माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीज़न को पढ़ा। इस मियोसिस में हम सेल को बढ़ते हुए जो डिवीज़न होता है उसको हमने देखा, कैसे सेल जो होता है वो डबल हो रहा है, सेल का जो मटेरियल है, इंटरनल जो भी मटेरियल वो डबल हो रहा है और फिर वो बढ़ जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, सेपरेट हो जाता है और 2 डॉटर सेल बन रहे। ये सब हम माइक्रोस्कोप में देख रहे थे। तो अब इसका फिजिकल प्रूफ हमें मिलने वाला था। इसके फिजिकल प्रूफ को 2 और वैज्ञानिक, जिनमें एक का नाम था वाल्टर सटन और दूसरे का नाम था वाल्टर सटन और थियोडोर बोहेरे। ये दोनों साइंटिस्ट, ये दोनों भी अलग अलग इंडिविजुअली अपना रिसर्च कर रहे थे। इनका रिसर्च भी आगे जाकर एक ऐसे जगह पे पहुंचता है जहां उनका मेंडल की जो बात थी कि जो गैमेट के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेपरेट होता है और वो लगभग हाफ होता है। मेंडल ने भी कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन वो एक सिंगल जो होता है वो गैमेट में जाता है। तो ये पेरेंट हुए गैमेट के दौरान और ये सिंगल फैक्टर जो जाता है। जैसे स्पर्म और ओवम की हम बात करें तो स्पर्म में से आए या ओवम से आए, पेरेंट का कोई एक कैरेक्टर जो होता है वो उसके संतान में आता है। तो अगर हम ये ले तो अगर माने तो ये आया है या फिर फीमेल आया है, कोई एक आया है। तो ये बात उन्होंने कही। तो इन दोनों के रिसर्च को कि ग्राउंड पर ही, इन दोनों के रिसर्च के ग्राउंड पर ही मेंडल का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रूफ होता है। बच्चों ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल है, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा स्लाइड की ओर देख लें और उसके बाद हम आगे ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे कैसे उन्होंने इस बात को प्रूफ किया। जैसे ही बच्चों क्वेश्चन आ सकता है आपका, मैंने इस स्लाइड के लास्ट में, इस टॉपिक के लास्ट का जो स्लाइड है उसमें 2-3 क्वेश्चंस दिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में है। शॉर्ट में भी आ सकता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द अनरिकॉग्नाइजेशन ऑफ द मेंडल वर्क। मेंडल के काम को उतनी विविधता, उतना महत्व या उतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन इजी नहीं था उस समय, मैथमेटिकल अप्रोच था। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर देखा ह्यूगो डिवेरिस, कार्ल कॉरेंस और वॉन ट्रेसमार्क इंडिपेंडेंटली जो थे वो मेंडल के वर्क को किए। वो लोग मेंडल के वर्क को जान रहे थे लेकिन इतना अच्छे से नहीं जान रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने रिसर्च को किया तो उन्होंने देखा कि उनका जो मेंडल ने जो बात कही थी वो बहुत ही सही थी। ही वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट, वो अपने समय से बहुत आगे थे और उनके काम को इन लोगों ने फिर आगे रिपब्लिश किया, आगे बढ़ाया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कार्ल कॉरेंस की है, ये ट्रेसमार्क है और ये ह्यूगो डिवेरिस है। यहाँ ये भी दिया गया कि मेंडल का जो ओरिजिनल वर्क था वो 1866 में पब्लिश हुआ और ये अननोटिस्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। बच्चों आप जानते ही हैं कि किसी भी फील्ड में जब नया इनोवेशन होता है तो उसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। जैसे गैलीलियो को भी आपने जानते हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया था। तो कोई भी जो नया इनोवेशन होता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उनके बारे में भी जाने, आइंस्टाइन के बारे में भी जाने, तो उनके अंतिम समय तक उनके ऊपर स्पाई लगे रहे थे
कि वो किस देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम इनके साथ भी आया था, लेकिन ये हमारे चिंता का विषय नहीं है। जो जीनियस होता है, जो अपना काम करता है, उसे प्रसिद्धि मिलती ही है, हालांकि देर से मिलती है, वो अलग बात है। तो मेंडल की वर्क पर ही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात साबित की गई। ये कैसे साबित हुआ? तो वाल्टर और सटन और थियोडोर वेवरी जो एक साथ यहाँ काम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दे सेड द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ द फैक्टर दे कैरिड। यानी मेंडल ने कहा था कि जो फैक्टर्स होते हैं या जो कैरेक्टर्स ही तो हैं, जैसे हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई एक कैरेक्टर है और इसके दो ट्रेट्स हो सकते हैं, या तो लंबा या फिर बौना, दो ट्रेट्स हुए। तो ये जो ट्रेट्स हैं ये पेयर में काम करते हैं। जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम की आप बात करते हैं तो वो टीटी, या अगर पिता लंबे हैं माता शॉर्ट हैं, डॉर्फ हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या अगर दोनों ही डॉर्फ हैं तो दोनों स्मॉल टी होंगे। तो ये होमोलोगस हैं, एक साथ हैं, पेयरिंग में है। और जब हम डिप्लॉयड हैं, हम सभी ह्यूमन डिप्लॉयड है या और भी डिप्लॉयड है, जब हम डिप्लॉयड होते हैं तो एक पिता से और एक माता से कैरेक्टर आता है। तो ये जो कैरेक्टर आता है वो कंबाइंड होमोलोगस बन गया, ये लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो बच्चों आप जानते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो इसी तरह से जब जेनाइटल सेल में सेल डिवीजन होता है तो एक ही कैरेक्टर जाता है जाइगोट फॉर्मेशन के दौरान, या गैमेट जब बन रहा होता है तो या तो पिता का जाएगा या माता का जाएगा। तो यही बात उन्होंने कहा यहाँ कि जो गैमेट्स होते हैं वो पेयरिंग में होते हैं और वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। कहाँ पे? क्रोमोसोम के लेवल पे। और ये सेपरेशन जो फैक्टर क्या होते हैं, इसको कैरी करते हैं। तो जिस बात को मेंडल ने फैक्टर कहा उसे आज हम एलील कहते हैं। और एलील का वह पोर्शन जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो न्यूक्लियोटाइड को जीन कहते हैं। यानी जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। बच्चों आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये क्या है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों ये कहती है, मेंडल ने तो ये कह दिया कि कैरेक्टर जो होते हैं वो पेयर में होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाते हैं। हालांकि वो इसका फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, जिसके कारण उनको उतनी रिकॉग्निशन भी नहीं मिली। तो आप बच्चों ये आप चूंकि बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो आप ये जानते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, वो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए है, यू नो वेरी वेल। और ये क्रोमोसोम कंडेंस्ड कब होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में ये कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं। जैसे ही मेटाफेज स्टेज खत्म होता है, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस आते आते वो क्रोमोसोम का जो कंडेंस्ड फॉर्म है वो क्या होता है, डाइल्यूट फॉर्म में हो जाता है, बहुत क्रोमेटिन फॉर्म में वही क्रोमोसोम आ जाता है। ये क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन क्या है? एक तरह का हम कह सकते हैं ये पैकेट है, और उस पैकेट में क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं और कुछ नॉन प्रोटीनियस भी हैं, और ये सब मिलकर करके एक कवर बना रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी है, उस गाड़ी में हम लोग बैठ करके कहीं जा रहे हैं। यानी कि जब आप सोचिए कि जब हम सेल डिवीजन पढ़े थे और आप लोगों ने भी पढ़ा, आप उस चैप्टर को सेल डिवीजन को याद करिए, तो आप देखते हैं कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, चाहे वो मियोसिस हो या माइटोसिस, किसी को भी आप यहाँ पर कंसीडर करें, तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? पेयर में होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम हो तो वो पेयर में होते हैं। तो ड्यूरिंग मेटाफेज वो इक्वेटर पे अरेंज होते हैं, और एनाफेज होने के दौरान वो क्या होते हैं? वो सेपरेट हो जाते हैं। एक पेयर है वो एक दूसरे तरफ चला जाता है, एक दूसरे तरफ चला जाता है, यानी इक्वल में डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो इक्वली डिवाइड होते हैं। अगर 4 मदर सेल में अगर 4 क्रोमोसोम है तो आप देखते हैं कि डॉटर सेल में, माइटोसिस में जो होता है वो 4-4 ही हो जाता है, लेकिन मियोसिस में आप देखते हैं कि 2-2 और फिर 1-1 हो जाता है। तो यहाँ पर इक्वली वो डिवाइड हो रहे हैं। यही बात तो मेंडल ने कही थी कि जो कैरेक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, और ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एक फैक्टर यानी एक एलील जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेपरेट होता है। तो ये बात यहाँ प्रूफ होती है।
यानी हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम वह गाड़ी है, वह व्हीकल है जिस पे बैठ कर करके डीएनए का सेपरेशन होता है। यानी डीएनए का सेपरेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। कैरेक्टर जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जा रहे हैं। थोड़ा सा बोर्ड पर भी इसको देख लेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लें कि सटन और बोवेरी की जो रिसर्च थी वो बाद में कंबाइंड होकर करके इस तरह से कही गई। और उन्होंने क्या कहा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों की क्रोमोसोमल थ्योरी पर सटन और बोवेरी का क्या कंक्लूजन था। तो आप यहाँ इसको लिखेंगे, ये इंग्लिश में दिया हुआ है लेकिन ये बहुत मुश्किल नहीं है समझना। जैसे आप क्रोमोसोम आप आसानी से समझ रहे हैं, क्रोमोसोम्स आर द व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। बच्चों अभी मैंने ये डिस्कस किया है, आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे कि जैसे डीएनए का सेपरेशन होता है, एक सेल से 2 सेल बनते हैं, सेल का डिवीजन होता है, तो डीएनए ही तो सेपरेट हो रहे हैं। आप थोड़ा सा और इस चैप्टर को याद करिए, डीएनए का डुप्लीकेशन। आप देखते हैं कि डीएनए डबल होता है, जिसमें एक कॉपी जो होती है वो ओरिजिनल कॉपी होती है और एक नई कॉपी बनती है। तो वहाँ पर भी जो ओरिजिनल कॉपी और जो नई कॉपी बन रही है वहाँ पर भी तो सेपरेशन होता है। तो वो सेपरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन पेरेंट में था वो उसके संतति में, उसके ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। तो यही बात यहाँ कही जा रही है कि क्रोमोसोम वो व्हीकल है जिससे हेरिडिटी का इनहेरिटेंस हो रहा है। दूसरा, 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलोगस पेयर। आइडेंटिकल क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर सेग्रेट्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और होमोलोगस पेयर क्या होते हैं, सेग्रीगेशन के दौरान, यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, जो कि हमें मेंडल के फर्स्ट लॉ से मिला था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमने प्राप्त किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ नहीं मानते हैं, पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही कहते हैं। अगला कहता है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर। जो इंडिपेंडेंट पेयर होते हैं वो सेपरेट इंडिपेंडेंटली होते हैं, वो मिक्स नहीं होते। ये मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था कि अगर सपोज करिए कि किसी लंबाई के लिए अगर टी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगली जनरेशन में भी जो गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा उसमें भी टी कैरेक्टर्स ही जाएंगे। लेकिन अगर वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं गैमेट में और जाइगोट में कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, तो इट मे कि इफ वन जनरेशन में टॉल प्लांट बना हो या टॉल ह्यूमन बना हो, तो अगले जनरेशन में इसकी भी ये संभावना भी बनती है कि अगला जनरेशन में एक डॉर्फ प्लांट बने, जो कि मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूव भी किया था। आप इस बात को पढ़ भी चुके हैं, इससे आप एक पिछले वीडियो को देख करके आप रिवीजन भी ले सकते हैं। अगला आप बच्चों यहाँ देखिए, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। हालांकि मेंडल जीन को नहीं जानते थे, जीन तो हमने बताया, हमने जाना कि वो जिस फैक्टर की बात कर वो एक्चुअली वो जीन है। और जीन क्या है बच्चों, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। जीन क्या है, जीन डीएनए का वह फंक्शनल पार्ट है जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जीन आर रिप्रेजेंट और क्रोमोसोम, और आपको पता है कि डीएनए के साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है। हिस्टोन प्रोटीन से बनने के बाद वो माला जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो मैंने ही आपको पढ़ाया है, और उसके बाद फिर वो क्रोमेटिन बन जाता है, और क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बन जाते हैं। यानी जीएनए न्यूक्लियोटाइड डीएनए फिर क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन फिर क्रोमोसोम बन जाता है। आई होप कि इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, हेंस जीन आर एंड क्रोमोसोम सो सिमिलर बिहेवियर। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि आप इस पार्ट को ले रहे हैं, जैसे अगर आप एक सिंपल एक माला की ही हम बात करते हैं, एक फूल की माला, उड़हुल के फूल की माला है, तो आप कोई भी फूल को ले लें, तो अगर वो उड़हुल के फूल की माला है तो वो सारे जो फ्लावर्स होंगे, हालांकि इट मे कि उसके कलर्स अलग हों, लेकिन उसके पेटल्स का नंबर तो वही होगा। अगर हम एक ही तरह के फूल की माला बना रहे हैं तो ना अगर मैं कहें 5 पंखुड़ी के फूल की मुझे माला बनानी है, तो वो हो सकता है वो व्हाइट हो, पिंक हो, ऑरेंज हो या रेड हो, लेकिन वो उनकी पंखुड़ियाँ तो 5 ही होंगी। तो बच्चों यही बात यहाँ कही जा रही है कि जो कैरेक्टर है, लेंथ की जब हम बात कर रहे हैं, तो लेंथ वो उसमें या तो लंबा होगा या छोटा होगा, लेंथ की तो यही परिभाषा है ना। तो यहाँ पर जब जीन सेपरेट होंगे, तो अगर हम कहें कि हम जीन की बात करें या क्रोमोसोम की बात करें, वो तो एक ही बात है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पर ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इससे आपका काफी क्लियर होगा जो मैंने आपको मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ। ये जो डायग्राम है, ये मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही हमें मिलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इसका ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। कैसे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है आप देखिए। आप जानते हैं कि जब डीएनए ये क्रोमोसोम जब डिवीजन के लिए होते हैं, सेल डिवीजन के दौरान सेल जो होता है, सेल का ये न्यूक्लियस स्टेज है, न्यूक्लियर का पार्ट है। न्यूक्लियस में आप देखिए ये क्रोमोसोम्स है, कंडेंस्ड फॉर्म में डीएनए है हम कह सकते हैं। ये 4 तरह के आप यहाँ दिख रहे हैं। ये यहाँ सेंट्रोमियर है जहाँ ये अटैच्ड है। आप जानते हैं कि बिफोर सेल डिवीजन के शुरू होने के पहले डीएनए डुप्लीकेट होते हैं। तो यहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ यानी क्रोमोसोम डबल हो गए। ये सेपरेट नहीं हुए हैं, ये सेंट्रोमियर पर अभी भी अटैच हैं। मान लीजिए ये 2 कैरेक्टर, ये पिंक और ये येलो और ये जो ऑरेंज है, ये टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों डॉर्फ के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ। अब आप देखिए मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ। यहाँ पे ये इक्वेटर पे अरेंज हुए तो होमोलोगस क्रोमोसोम, आप बच्चों यहाँ देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक तरफ अरेंज है और ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक तरफ अरेंज है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वेटर से पोलर रीजन की ओर जा रहे हैं, पोल की ओर जा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए यहाँ पे ये जो एरो है वो ये दिखा रहा है ये इस ओर खींचते चले जा रहे हैं। इसके बाद एनाफेज फर्स्ट होगा, टेलोफेज साइटोकाइनेसिस होगा, ये सब। इसके होने के बाद आप जानते हैं कि मियोसिस का जो फेज 2 होता है, सेल डिवीजन का फेज 2 होता है, वो बिल्कुल मियोसिस 2 से ही शुरू होता है। तो मियोसिस 2 का हम मेटाफेज ना देख करके एनाफेज देख रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर ये जब 2-2 हो गए थे, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, यानी 2 सेल हो गए, 2 सेल। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ये आगे। अब ये जो 2 सेल इधर चले आए थे ये यहाँ सीधे आप इसको ऐसे, ये आप ऐसे देख सकते हैं। एनाफेज में क्या हुआ, अब ये कैरेक्टर इधर चला गया, ये कैरेक्टर इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो ये जर्म सेल्स हुए या जो जाइगोट बने उसमें इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को सेग्रीगेट कर रहे हैं, जो कि एक हाइपोथेसिस है जो मेंडल ने दिया था कि वो फैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट जनरेशन से ऑफ स्प्रिंग जनरेशन में इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, कैरेक्टर सेग्रीगेट होते हैं और फैक्टर जो होता है वो पेयर में होता है और एक फैक्टर जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अच्छे से क्लियर होगा। या हम इसमें थोड़ा सा देख, या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की भी बात हम इसमें थोड़ा देख सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ ये 2 पॉसिबिलिटी है, ये तो यहाँ ऐसे आपने एक देख लिया, ये तो एक हाइपोथेटिकल था। अब यहाँ आप देखिए जैसे ही ये यहाँ सेपरेट होता है, ये यहाँ आता है, ये यहाँ आता है, सॉरी, एक ये पॉसिबिलिटी है, एक ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ देखिए ये तो इधर सेपरेट होकर के आगे, ये यहाँ, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर क्यों होता है, क्योंकि वहां पर लिंकेज नहीं होता है। इसी से आगे आप पढ़ेंगे कि मॉर्गन को लिंकेज का कॉन्सेप्ट मिला था। हालांकि मेंडल के जो क्रोमोसोम के नंबर 4 में भी स्टडी में मेंडल ये लिंकेज का केस था। हालांकि वो जब इस पर ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो उनको नहीं मिला, यही बात आगे इनको मिला, मॉर्गन को मिला। तो यहाँ पर देखिए कि जब ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो हालांकि इसके साथ ये आप ग्रीन देख रहे हैं और येलो के साथ रेड देख रहे हैं, यहाँ भी ये रेड है, यहाँ पर ये ग्रीन है, ये यहाँ, तो ये तो सिंपली जैसे सेपरेशन हो गया, कहीं पर कोई डिफरेंस नहीं आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब दूसरा देखिए, दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर जब ये सेपरेट हुआ, यहाँ भी ये सेपरेट हुआ, तो ये भी सेपरेट होकर अलग हो गया, ये भी सेपरेट होकर अलग हो गया, यानी ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये भी तो हो सकता था कि ये ग्रीन इधर आ जाए और ये रेड इधर आ जाए, हो सकता था ना, तो हो सकता था। तो हम कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने कहा था वो बिल्कुल सही था। कैरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो डिपेंडेंट नहीं, वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान उनके कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। यही बात आपको ये स्लाइड से पता चल रही है। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देख के और समझ लें, इसके बाद हम मॉर्गन के बारे में पढ़ेंगे।
जैसे हम यहाँ दो क्रोमोसोम, दो कैरेक्टर ले लेते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो एक यहाँ, एक यहाँ गैमेट बन गए। ये हो गया F1 जनरेशन। अब इनका हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर हम पनेट स्क्वायर से ही करा लेते हैं। तो आप यहाँ देखें, ये कैरेक्टर होगा, यानी कि यहाँ पे 4 गैमेट बनेंगे, टी 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 टी, ये बनेंगे। अब अगली जनरेशन में अगर हम इन दोनों को लें तो क्या हो सकता है, इन दोनों का अगर हम यहाँ क्रॉस कराए तो आप देखिए कि 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं, या 3:1 का रेशियो आ रहा है। और अगर ये तो हो गया आपका फिनोटाइप, और जीनोटाइप आप देखिए 1:2:1 हो गया। ये तो सिंपल मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन आप यहाँ देखिए एक और केस, ये G1 स्टेज है, ये यहाँ G2 स्टेज है। यहाँ हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस लेकर करके। इसको अगर हम लेंथ के लिए अगर हम ऐसे लें, y y r और r, हम किसकी बात कर रहे हैं, गार्डन पी की बात कर रहे हैं, जिसमें हम ले रहे हैं उसके रिंकल्ड और ये राउंड और येलो एंड ग्रीन। राउंड एंड रिंकल्ड, हम ये दो कैरेक्टर को लेकर के डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। किसका, गार्डन पी का, चूंकि हम गार्डन पी को पढ़ चुके हैं। तो अगर उसको ऐसे न लिख करके अगर हम ऐसे भी लिखें, यहाँ पर केवल हम अल्फाबेट से मैं इसे दिखा दूं, ये प्योर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डबल होंगे, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ ये यहाँ एक हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसके बाद ये सेपरेट होंगे, सेपरेट होने के बाद आप यहाँ देखिए इसको, एक इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ चेंज भी तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोमल जो क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो इस Y के साथ ये आ सकता है। अगर केवल इसकी बात करूं, और इसके साथ फिर इस Y के साथ ये आ सकता है, या इस Y के साथ ये R और इसके साथ ये R आ सकता है। ये मियोसिस का सेकेंड स्टेज आप देख रहे हैं, मियोसिस फेज 2 को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये और ये तो पेरेंट्स के साथ मिल रहे हैं, पेरेंट के साथ, लेकिन ये
नया हो रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। आप समझ रहे होंगे बच्चों, ये काफ़ी शॉर्ट में मैं बता रही हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये जस्ट केवल आप रिवीजन के लिए देखिए। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो है वो पेरेंट की तरह है और ये नए बन रहे हैं। तो मेंडल ने जो बात कही थी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से जो उनका लॉ बना था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो बिल्कुल सही कही थी। वो अलग बात है कि वो उसको प्रूफ नहीं कर पाए थे, वो एक थियोरेटिकल था, वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे। प्रैक्टिकली उन्होंने गार्डन पी में सारे कैरेक्टर्स को देखा था, इसी के ग्राउंड पर वो सारा कुछ दिखाए थे कि जो F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में जिसका अगर 3:1 का रेशियो आता है फिनोटाइप, तो जीनोटाइप उसका 1:2:1 आता है। उन्होंने हालांकि इसको पी में ये देखा था लेकिन वो उसको फिजिकली नहीं देख पाए थे। लेकिन जैसे ही क्रोमोसोम की स्टडी शुरू हुई, हम माइटोसिस मियोसिस की स्टडी करने लगे, न्यूक्लियस और ये सेल डिवीजन को पढ़ने लगे, तो सटन और बोवेरी ने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ही प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली उन्होंने, सटन और बोवेरी ने प्रूव किया कि मेंडल ने जो कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं और ये पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन सेपरेट होते हैं, यानी एक फैक्टर जो होता है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। ये दूसरी बात उन्होंने कही थी। मेंडल ने एक और बात कही थी कि ये जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो एक फैक्टर जाता है, यानी एक एलील जाता है, जिसकी हम आज एलील कहते हैं, वो एलील अगले जनरेशन में जाकर करके क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये आप जानते हैं कि ड्यूरिंग जाइगोट के फॉर्मेशन के दौरान जब एक फीमेल और एक मेल का जब आता है और कॉम्बिनेशन होता है तो फिर हम कितना होता है, वो डबल हो जाते हैं। जैसे अगर हम अपनी ही उदाहरण ले लें, ह्यूमन का उदाहरण ले लें, तो हमारे में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर क्रोमोसोम में 23 हमारे फादर से आते हैं और 23 जो होते हैं वो हमारी मदर से आती है, और हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो जब हमारा निर्माण हो रहा था या जब हम जाइगोट फॉर्म में आने वाले थे, तो ये 23 पेयर जो फादर से ही तो आए, यानी फादर में भी तो 46 क्रोमोसोम थे। तो मेंडल ने तो बात सही ही कही थी कि जो कैरेक्टर होते हैं उस ट्रेट, कैरेक्टर का जो एक ट्रेट होता है उसका एक फैक्टर यानी एक पेयर जो होता है वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान आता है। तो यहाँ एक कैरेक्टर आया, यहाँ माँ से भी एक कैरेक्टर आया, और 23 और 23 मिलके हमारे पास भी 46 क्रोमोसोम हो गए, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम हमारे पास हो गए। यही बात तो मेंडल ने कही थी। दूसरी, मेंडल ने एक और बात कही थी कि ये जो कैरेक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो कभी ना तो वो डिविएट होते हैं, ना डिजेनरेट होते हैं, ना उनकी इंडिविजुअलिटी में कोई चेंज आता है। जैसे अगर आज हमारा चेयर जो क्रोमोसोम नंबर 1 है या क्रोमोसोम नंबर 5, किसी भी क्रोमोसोम की हम बात करें कि तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो परमानेंट है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज रहेगा। तो मेंडल ने जो भी बातें कही 1866 में अपने पेपर के पब्लिकेशन के दौरान, वो सारी बातें बाद में 1902 में सटन और बोवेरी ने प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ किया। बच्चों, आई होप कि आप जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है इसको आप समझ चुके होंगे। एक बार फिर से इसको रिवीजन में करा दूं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यह कहता है कि जो भी इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स है, यानी इनहेरिट का मतलब ही हुआ माता पिता के गुणों को उनकी संतति में ले जाना ही इनहेरिटेंस है, सिंपल इसको हम कह सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस किसके द्वारा हो रहा है, डीएनए करता है। डीएनए क्या है, क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम ही वो कैरियर है, व्हीकल है
जिससे कि इनहेरिटेंस हो रहा है, किस चीज का, कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस हो रहा है। मेंडल ने भी क्या कहा, यही बात कही कि क्रोमोसोम दैट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन are the carrier of inheritance from one generation to next। यही बात तो मेंडल ने भी कहा था कि क्रोमोसोम ही वो कैरियर हैं। वो कब हम उसको ऑब्जर्व करते, हम ऐसे कभी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम केवल सेल डिवीजन के मेटाफेज के दौरान ही क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन उस क्रोमोसोम को, जब हम देखते हैं कंडेंस्ड फॉर्म में, जो इस तरह से आप देखते हैं अरेंज्ड है, ये अरेंज्ड है, तो ये मेटाफेज स्टेज में जो हम देखते हैं, तो वो ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर द कैरियर ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यही जब सेल का डिवीजन होता है तो एक यहाँ आ जाता है और एक ही यहाँ आ जाता है। ये तो हम पढ़े, तो ये है बच्चों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम थोड़ा सा इसको भी देख लें, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सटन और बोवेरी के जो रिसर्च थे उसको आगे फिर टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा, उनका जो रिसर्च था वो ड्रोसोफिला पे था। ड्रोसोफिला पे चूंकि वो ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किए, इसके पीछे भी कई कारण हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि ड्रोसोफिला इजीली अवेलेबल है, उसको हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको मेंटेन के लिए। दूसरा, उसका जो लाइफ है वो काफ़ी शॉर्ट है, मात्र 14 दिन का उसका लाइफ है। 14 दिन में उसका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन मिल जाता है। इसके अलावा इसको हमें मेंटेन करने में काफ़ी मेहनत नहीं कर पड़ती। जितने भी रॉटन फ्रूट्स हैं, खास करके रॉटन बनाना जो होते हैं, उस पर जो ईस्ट का फॉर्मेशन होता है, ये रॉटन फ्रूट्स पर ही मिलते हैं। इसको मैं फ्रूट्स ही कर दूँ, रॉटन फ्रूट्स पर ही ये मिलते हैं, तो इन्हें हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, इन्हें हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो रॉटन फ्रूट्स पर जो जब वो सड़ने लगते हैं तो उसमें क्या बनता है, ईस्ट बनता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन का सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है, तो ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ड्रोसोफिला होता है बच्चों, इसको मैं यहाँ लिख दूँ, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, तो ये जो होता है ये ईस्ट को खाता है, यानी हमको उसको मेंटेन करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। दूसरा, उसका जो रिप्रोडक्शन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, हमको मात्र 14 दिन में नई जनरेशन तो मिलती है। साथ ही नंबर ऑफ जो क्या बोलते हैं हम, ऑफ स्प्रिंग भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होता। अगला हम कह सकते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जो मेल होता है वो शॉर्ट होता है और फीमेल थोड़ी सी टॉल होती है, तो ये मेल हुआ, और फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, तो हम इसको देख कर ही पहचान सकते हैं, पहचानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगला, इसकी लेंथ मात्र 2 मिलीमीटर होती है, तो अगर माइक्रोस्कोप काफ़ी अच्छा ना हो तो भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंपल हैंड लेंस से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। साथ ही इसमें वेराइटीज़ भी हैं, लेंथ का तो आपने देख ही लिया, आई कलर, विंग्स, तो ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिस पर टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना रिसर्च किया और उस रिसर्च को उन्होंने लिंकेज कहा। थोड़ा सा हम बोर्ड पर भी पर तो हमने देख लिया, जरा सा हम स्लाइड की ओर देख लें, लिंकेज का क्या है।
T.H. Morgan proved chromosomal theory of inheritance using fruit fly, Drosophila melanogaster. बोवेरी और सटन के काम को फिर टी.एच. मॉर्गन ने आगे बढ़ाया और उसका और भी अच्छा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। इसी कारण टी.एच. मॉर्गन को हम फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने जब मेंडल के काम को, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ असॉर्टमेंट था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको जब वो आगे स्टडी कर रहे थे, जैसे कि मेंडल ने तो गार्डन पिग पे कर दिया, उनमें भी वही सिंपल कैरेक्टर्स थे जो भी हमने बोर्ड पर ड्रोसोफिला के बारे में देखा। बहुत ही उनका भी वेराइटी, मॉडल का नंबर था वो काफ़ी ज़्यादा था, मॉडल काफ़ी सिंपल था। मेंडल ने इसी कारण तो गार्डन पिग को चुना था, तो इन्होंने ड्रोसोफिला को चुना। उनका पूरा कमरा ड्रोसोफिला से भरा हुआ रहता था उन्हें। और एक और बात बच्चों की, ड्रोसोफिला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिक्स के लिए एक तरह से जैकपॉट की तरह यूज होता है। जैकपॉट का मतलब हुआ कि एक ऐसा चीज जिससे हम बहुत काम कर सकते हैं। जैसे लॉटरी लग जाती है तो हम कहते हैं जैकपॉट लॉटरी लगी, एक ही बार में बहुत सारे पैसे मिल गए, बहुत सारा काम हो जाएगा। उसी तरह से एक ड्रोसोफिला पर हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं, कर भी रहे हैं। जैसे कि आप अल्जाइमर और ये जो हॉसिंग डिजीज है, जो जेनेटिकल डिजीजेज हैं, इनका भी रिसर्च हम मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला पर ही कर रहे हैं। इसके पीछे एक और कारण है कि हमारा लगभग 60% जो जीन है वो ड्रोसोफिला से मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही जैसे ह्यूमन में मेल और फीमेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं। जैसे ह्यूमन में महिला के लिए XX, पुरुष के लिए XY होता है, ठीक उसी तरह से ड्रोसोफिला में भी महिला जो या फीमेल ड्रोसोफिला है उसमें XX होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। तो ये सर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रोसोफिला को जेनेटिक्स के लिए एक आइडियल मॉडल बनाते हैं, जेनेटिक्स की स्टडी के लिए। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स मॉर्गन ने इसे चूज किया। और क्यों चूज किया ये आप यहाँ देख रहे हैं। आप यहाँ ड्रोसोफिला का पिक्चर देख रहे हैं और ये थॉमस हंट मॉर्गन, इनके बारे में हमारे एनसीईआरटी की किताब में भी चर्चा की गई है। यहाँ पर मेंडल की स्टडी के दौरान ही उन्हें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये दो कैरेक्टर मिले। ये दो कैरेक्टर को उन्होंने पढ़ा। तो क्या पढ़ा? लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन ऑन ए क्रोमोसोम, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Recombination is the generation of non-parental gene combination. It occurs due to the independent assortment or crossing over. अच्छी, इसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ बच्चों। अभी आपने देखा बोर्ड पर मैंने डिस्कस किया डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि उसमें क्या था, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो येलो था और जो ग्रीन था, तो कैपिटल वाई के साथ आपने देखा कि राउंड वाले भी आ गए, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आया और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आया। साथ ही आपने ये देखा कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल, कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आया, स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आया। साथ ही हमने देखा कि कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आया और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आया। तो यहाँ पर डिफरेंस तो नजर आया ना, यानी ये क्यों हुआ? ये क्रॉसिंग ओवर के दौरान हुआ। लेकिन ड्रोसोफिला के स्टडी के दौरान मॉर्गन को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिले जहां उनका वो जो रेशियो था वो नहीं दिख रहा था। आप याद करिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब 9:3:3:1 की हम बात करते हैं, तो जब हम 9 वाले पोर्शन को हम स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। आप पिछले वीडियो को देखें और डाई हाइब्रिड क्रॉस का वो चार्ट देखें तो आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कि हालांकि वो 9 जो है वो राउंड और येलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उनके जीनोटाइप में रिंकल्ड साथ ही साथ ग्रीन वाले भी कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो मॉर्गन ने कहा जब स्टडी की तो उनके जो रेशियो थे वो मेंडल के साथ मैच नहीं किए, तो उन्हें लगा कि ऐसा क्यों है। तो स्टडी के दौरान उन्होंने पाया कि जब दो कैरेक्टर्स किसी भी क्रोमोसोम पर बहुत ही नज़दीक होते हैं तो वो कभी भी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा भी वो सेपरेट नहीं होते वो कैरेक्टर। जैसे अगर हम माने कि दो लोगों की दोस्ती है और वो काफ़ी एक दूसरे से क्लोज हैं, बहुत मिलना जुलना हो रहा है और बहुत पुरानी दोस्ती है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अभी आप 12th पास आउट हो रहे हैं,
तो अगर 12th तक आपने पढ़ाई एक ही स्कूल से की है तो अपने उस क्लास के बच्चों से, अपने क्लासमेट से आपकी दोस्ती इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि वो चाहे कितने भी नए दोस्त बन जाए, वो पुरानी दोस्ती नहीं टूटती। यही बात बच्चों सिंपल बात है, बहुत ही साधारण सी लिंकेज बात है, कोई बहुत बड़ी नहीं है कि वो सुनने में लगता है लिंकेज। तो मॉर्गन ने यही बात प्रूव की कि एक क्रोमोसोम पर अगर किसी भी दो कैरेक्टर के जीन बैठे हुए हैं, एक साथ हैं, तो वो कितना भी क्रॉसिंग हो जाए वो कैरेक्टर सेपरेट नहीं होते हैं, वो दोनों कैरेक्टर एक साथ ही दूसरे जनरेशन में जाते हैं। क्लियर? अगर ये दो जीन के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा। तो क्या होगा? नए कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस नए कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसा आपने देखा कि स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ गया था, यानी नया कैरेक्टर बन गया था। तो यहाँ इसको फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस वाला आप पार्ट निकाल करके और भी पढ़ सकते हैं। तो यही यहाँ मॉर्गन ने जब स्टडी किया, येलो बॉडी वाइट आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया। और बच्चों अपनी स्टडी के लिए मॉर्गन ने 3 तरह के केस लिए, वो थोड़ा सा बोर्ड पर अभी देख लेंगे। उससे पहले आप ये देखिए, ये तो रिजल्ट, उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड पर हम देख लें। बहुत जल्दी से इसको हम देख लेते हैं और समझ लेंगे, क्योंकि इसी पे आपके एनसीईआरटी में मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जो देखने में तो भले ही बहुत मोटा मोटा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इसको समझ लेंगे। मॉर्गन ने जब ड्रोसोफिला की स्टडी की तो उन्होंने फीमेल ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया एज ए रिसेसिव कैरेक्टर। तो पहले देखते हैं मॉर्गन ने जो स्टडी किया तो उन्होंने 3 कैरेक्टर को लिया। क्या क्या लिया? पहला लिया उन्होंने बॉडी कलर, नंबर 1 बॉडी कलर में उन्होंने लिया येलो और ब्राउन, ये 2 कलर लिया उन्होंने। दूसरा उन्होंने लिया आई कलर, आई कलर उन्होंने लिया रेड और वाइट। तीसरा उन्होंने लिया विंग्स, विंग्स का स्ट्रक्चर और शेप हम कहें तो ये जो थे वो एक नॉर्मल विंग था और एक जो था वो वेस्टिजियल था, या उसको हम कह सकते हैं मिनिएचर, छोटा सा। तो ये 3 कैरेक्टर को लेकर के मॉर्गन ने रिसर्च किया, ऑब्जर्वेशन किया। बच्चों यहाँ पर उन्होंने, जैसा कि हम येलो और ब्राउन के लिए या मेंडल ने टॉल के लिए टी और डॉर्फ के लिए टी लिया था, ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो भी रिसेसिव कैरेक्टर थे, जैसे ये यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर था, ये यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर था और ये यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर था, तो इसके लिए उन्होंने जो रिसेसिव कैरेक्टर को था उसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया और जो डोमिनेंट कैरेक्टर था इसके लिए उन्होंने उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगा दिया। जैसे ये वाइट है तो वाइट के लिए W लिया और सुपरस्क्रिप्ट में डोमिनेंट वाइट, डोमिनेंट जो है यहाँ वाइट न मान करके यहाँ ये रेड हो जाएगा, व्हाइट जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा। ये येलो जो है वो यहाँ रिसेसिव कैरेक्टर है और ये जो वाई के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है ये ब्राउन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से मिनिएचर और नॉर्मल के लिए उन्होंने एम और एम के ऊपर प्लस लगा दिया। ये डोमिनेंट, ये तीनों जो हो गए वो क्या हो गए, ये डोमिनेंट हो गए और ये तीनों जो हो गए वो रिसेसिव हो गए। मेंडल ने ये मॉर्गन जब ये क्रॉस करा रहे थे, अपनी स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने फीमेल ड्रोसोफिला के कैरेक्टर को लिया और उसमें उन्होंने फीमेल के येलो कैरेक्टर को लिया। येलो या हम यहाँ लिख दे सिंपल वाई, और रेड, तो यहाँ पे डोमिनेंट जो है वो क्या है, रेड है, तो यहाँ व्हाइट लिया। और मेल में क्या लिया, डोमिनेंट कैरेक्टर लिया, तो मेल के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, वाई प्लस और W प्लस
ये हो गया तो आपका ब्राउन, ये हो गया रेड, ये हो गया येलो, ये हो गया व्हाइट। ये इस कैरेक्टर को लेकर के उन्होंने क्रॉस करा है। अब आप जानते हैं अगर हम इसको क्रॉस कराएं तो यहाँ जो इस तरह से होगा और ये यहाँ y प्लस होगा, ये यहाँ w प्लस हो जाएगा और ये हमारा मेल पोर्शन हो जाएगा, ये xx और ये xy। तो इस तरह से बच्चों उन्होंने अपनी स्टडी को किया और इस स्टडी में उन्होंने ये पाया कि जब जो लिंकेज है, जैसे ये हम पहले लिंकेज थोड़ा सा और समझ लें। इस तरह से अगर कोई क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो उस पर अगर दो जीन यानी कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2 कैरेक्टर्स, अगर ये हम लेंथ की बात करें, ये अगर लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है टी, क्योंकि टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये टी, और ये अगर आई कलर के लिए या रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये यहाँ रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये दोनों अगले गैमेट में सेपरेट नहीं होंगे, ये डायरेक्ट ही अगले गैमेट में जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसी को उन्होंने लिंकेज कहा था। अब ये दो जो जीन बहुत कंबाइंड बैठे हुए हैं यानी कंप्लीट लिंकेज है। लिंकेज कितने तरह के हो सकते हैं? 3 तरह के हो सकते हैं। तो पहला कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज बच्चों वो है कि एकदम बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, वो बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे। तो जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो उसमें क्या होगा, जितने भी नए गैमेट बनेंगे उनमें क्या होगा, पेरेंट के कैरेक्टर जो होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि उनमें रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर होगा ही नहीं, ये सेपरेट ही नहीं होंगे। अगर ये सेपरेट होते, लेट्स अगर आप एक इमेजिन करें कि अगर ये सेपरेट होता तो ये टी तो यहाँ रह जाता और इट में कि आर यहाँ आ जाता, जैसा कि आप क्रॉसिंग ओवर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल डिवीजन को आप याद करिए, ये आर यहाँ आ जाता और अगर यहाँ होता तो ये तो टी लेट की यहाँ रह जाता और ये आर यहाँ आ जाता, ये आर यहाँ आ जाता, हो सकता था। यही तो होता है क्रॉसिंग ओवर में। तो चूंकि ये कंप्लीट लिंकेज है, इनमें काफी अच्छी दोस्ती है, तो कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, केवल पेरेंट बनेंगे, कोई नया कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो नो रिकॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, नो रिकॉम्बिनेशन। अगर जो ये है लिंकेज इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट रहेगा तो आराम से क्रॉसिंग ओवर होगा। तो यहाँ दोनों होंगे, पेरेंट और नए रिकॉम्बिनेशन वो दोनों बनेंगे, ठीक है। और अगर ये जो है वो अनलिंक्ड रहेगा, एक और देखिए आप, अनलिंक्ड है, सॉरी इनकम्प्लीट रहेगा तो दोनों रहे, और अनलिंक्ड रहेगा तो नहीं, इनकम्प्लीट रहेगा तो नए रिकॉम्बिनेशन की मात्रा जो होती है वो ज्यादा होगी, और अनलिंक्ड रहेगा तो पेरेंट और ये न्यू रिकॉम्बिनेशन ये दोनों ज्यादा बनेंगे। तो इन तीनों ग्राउंड पर मॉर्गन ने तीनों स्टडी की और उन्होंने अपना जो रिजल्ट था वो दिया। इसी को आप अपने एनसीईआरटी की किताब में आपका दिया हुआ है, यही ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी की उन्होंने वहां चर्चा की है, जो आप स्लाइड पर भी थोड़ा देख लेंगे। जैसे मॉर्गन की जो F1 प्रोजेनी थी वो इस तरह से मिली, ये क्या है, ये मेंडल का ही रेशियो है। तो जीन वेयर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ये तो अभी आपने देख लिया। यहाँ आप देखिए कि when 2 genes were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type. This is due linkage. लिंकेज क्या है बच्चों, यहाँ आप मैंने ऑलरेडी समझा भी दिया है, यहाँ आप डिफिनेशन के तरह भी इसको लिख सकते हैं कि लिंकेज क्या है, जब 2 जीन सेम क्रोमोसोम पर, एक ही क्रोमोसोम पर सिचुएटेड होंगे और उनका जो प्रोपोर्शन है वो मच हायर होगा पेरेंटल क्रोमोसोम पर, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लिंकेज कहेंगे। जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि जीन ऑफ व्हाइट आई और येलो बॉडी आर
टाइटली लिंक्ड एंड शो 1.3 रिकॉम्बिनेशन। व्हाइट आई और येलो बॉडी में बहुत ही ज़्यादा लिंकेज था, या इसको हम कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज था, जिसके कारण जो नए रिकॉम्बिनेशन उनके रिसर्च में जो रिजल्ट आए 1:3 थे, क्योंकि वो तो सेपरेट ही नहीं हो रहे थे। ब्राउन और रेड वाला तो हो जा रहा था, लेकिन ये व्हाइट और येलो वाला नहीं दिखाता है नया रिकॉम्बिनेशन। इसके बाद जब व्हाइट और मिनिएचर विंग का उन्होंने जब करवाया तो उसमें उनका लिंकेज 37% था। इसका मतलब ये बताता है कि व्हाइट और मिनिएचर विंग के बीच में लूजली लिंक था या इनकम्प्लीट लिंकेज था। तो इस तरह से टाइटली लिंक्ड जीन शो लो रिकॉम्बिनेशन एंड लूजली लिंक्ड जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन। यानी जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, जितनी दो जीन के बीच की दोस्ती सेटिंग बहुत अच्छी होगी, उतना ही कम नया रिकॉम्बिनेशन होगा, उतना ही नए फैक्टर्स कम बनेंगे। जैसे अगर आप इसको और एज एग्जांपल ले लें कि अगर आप सबसे दोस्ती करते हैं तो आपकी किसी से भी दोस्ती गाढ़ी नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपके गिने चुने 2-4 ही मित्र होते हैं और आपकी उनकी बहुत पुरानी दोस्ती, हर समय आप एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तो यही हाल है बच्चों कि अगर वो जो क्रोमोसोम पे जीन है उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो नए रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अगर उनके बीच में लूजली फ्रेंडशिप है, लूजली उनके बीच में लिंकेज है, तो नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। यही है लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। अब आप यहाँ देख लें, जो मैंने अभी थोड़ा सा ही स्लाइड पर बताया था, आप देखिए यहाँ उन्होंने फीमेल को लिया और ये मेल लिया, एक क्रॉस, इसकी चर्चा कर ले हम केवल। तो ये आप देख रहे हैं कि येलो और व्हाइट, ये येलो जो है वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर, अभी बोर्ड पर आपने देखा, और ये व्हाइट भी रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ येलो वाई के ऊपर जो प्लस है सुपर स्क्रिप्ट में, वो येलो नहीं ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये व्हाइट का जो डब्लू है वो रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ देखें, यहाँ इनके बीच में क्रॉसिंग होता है। F1 जनरेशन में क्या होता है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 2 चांसेस बन रहे हैं ना। एक जैसे ये जो है वो इसके साथ भी जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है, तो यहाँ पर तो एक ही आएगा, लेकिन एक के साथ ही आएगा तो तब तो डबल बन जाएगा। तो यहाँ एक यहाँ केस ले रहे हैं, एक इधर केस लेकर के चर्चा कर रहे हैं। फिर यहाँ देखिए, ये जब यहाँ क्रॉस करता है तो आप यहाँ देखिए कि ये जो मेल बना उसमें पूरी तरह से फीमेल वाले कैरेक्टर आ गए, फीमेल वाले जीन्स आ गए। आप देखिए फीमेल में थे वाई और डब्लू, यानी रेसेसिव कैरेक्टर थे, तो यहाँ रेसेसिव आ गया। और इसमें क्या हुआ, एक तो फीमेल का कैरेक्टर आया है, लेकिन एक मेल कैरेक्टर आ गया। ये एक नई बात यहाँ पे हुई, यानी कि यहाँ पे जो लिंकेज था वो क्या था, कंप्लीट नहीं था, तभी तो यहाँ जीन जो थे वो एक्सचेंज किए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पेरेंटल टाइप में रिकॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ जो लिंकेज है वो 98.7% शो कर रहा है और यहाँ 1.3 शो कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ मॉर्गन का रिसर्च बताता है कि जिनके बीच में लिंकेज ज़्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। आप देखिए यहाँ पेरेंटल में इन 2 जीन के बीच में, येलो और वाइट के बीच में लिंकेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो पेरेंटल का जो प्रोपोर्शन है, जिसको मैंने बोर्ड पर भी बताया, वो पेरेंटल वो होगा, वो ज़्यादा होगा, नए रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम बनेंगे। ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये परसेंटेज याद रखें कि पेरेंटल जनरेशन में 98.7% और 1.3 जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। ये कब बनता है, जब हम येलो और वाइट को रेड और ब्राउन कैरेक्टर के साथ हम क्रॉसिंग कराते हैं। दूसरा आप देखिए, दूसरा परसेंटेज जो है वो 62.8 है और 37.2 है। तो ये बताता है, ये जो क्रॉसिंग था ये विंग और ये इसमें था आई कलर के बीच में, विंग और बॉडी कलर के बीच में था। तो इन दोनों के बीच में जब ये रिकॉम्बिनेशन बनता है तो यहाँ पे चांसेस जो है वो रिकॉम्बिनेशन के ज़्यादा हैं, यानी कि विंग और बॉडी कलर में लिंकेज कम था, तभी तो नए केसेस ज़्यादा बने। तो बच्चों आई होप कि इस डायग्राम से आप समझ रहे होंगे। आप इसे घर में 1-2 बार और बनाएं और बना कर प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। ये बहुत ही रटने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल मैथ की तरह से आप समझिए, एक के बाद एक स्टेप को। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछें, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपने अपने तरफ से पहल किया है, जिससे कि हम लोगों का जो मेहनत है वो और सार्थक होगा। आप थोड़ा सा इसे भी देख लें कि मॉर्गन के साथ ही
स्टुअर्ट वेंट भी एक जो थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। अभी आपने देखा कि 98.7 और 1.3 का वेरिएशन एक केस में हो रहा था, दूसरे में 62.8 और 37.2 का वेरिएशन हो रहा। तो ये जो परसेंटेज वैरी कर रहे थे जिसकी उन्होंने स्टडी की, और इसी स्टडी के ऊपर जीन मैपिंग एक नया कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में आया। ये जीन मैपिंग आगे जाकर करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और जो हम जीनोम की बात करते हैं जिससे हम पूरे दुनिया के जो लिविंग है उनके जीन की स्टडी कर सके, जिससे उनके लाइफ और बेहतर हो सके, वो डिजीज से जो भी होते हैं उनको डिजीज से हम उनको रोक सकें। अगर कोई डिजीज हो गया है तो उसे हम रोकने के लिए हम प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। तो ये सारी बातें आगे पढ़ने में, रिसर्च करने में मदद की। बच्चों आप यहाँ देखिए जेनेटिक मैप क्या है, ये भी मैंने लिख दिया है कि व्हाट इज जेनेटिक मैप। मैप आर यूज्ड टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम्स। जीनोम की सीक्वेंसिंग यानी कौन सा जीन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन कम रिस्पॉन्सिबल है या कम फंक्शनल है, कम इफेक्टिव है, कौन से दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जीन कैरेक्टर्स हैं कि जो जीन हैं वो एक साथ ही जाएंगे, वो उन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तभी तो डिजीजेज होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि डायबिटीज़ है वो जेनेटिक डिजीज़ है, इसका मतलब कि पेरेंट में वो जो जीन है डायबिटीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कंटिन्यू जा रहा है, उसमें कहीं पर भी कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तभी तो उसे हम जेनेटिकल मानते जा रहे हैं। या हम कहते हैं बाल्डनेस, गंजापन, गंजापन इज ऑल्सो अ जेनेटिक डिजीज़, तो वो भी तो वहाँ पर जीन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप जानते हैं जीन क्या है, जीन सिंपल न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, फिर ट्रांसलेशन करेंगे, mRNA बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन फिर क्या करेगा, प्रोटीन ही तो वो हार्मोन बनाएगा, या प्रोटीन हार्मोन बनाए या प्रोटीन जो डायरेक्ट फंक्शन करे, तो वो तो वही कैरेक्टर को कैरी करेगा जो जीन वहाँ से भेजेगा। तो बच्चों इस तरह से हम इस पूरे को कंक्लूड कर सकते हैं कि अल्टीमेटली जीन इज द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और वो क्रोमोसोम के थ्रू वन जनरेशन टू वन जनरेशन जाता है जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसी के साथ मैं अपने आज के क्लास को कंक्लूड करना चाहती हूँ। साथ ही मैंने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, हालांकि ये 3 क्वेश्चन को 3 केवल ना माने, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ पर तो सिंपल एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन इसी को आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, जैसे राइट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एक और इसी में हम ऐड कर सकते हैं, राइट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिस्कस द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और डिस्कस इट विथ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। ऐसे भी हम, तो यहाँ पर 2 की जगह हमें 5 क्वेश्चन मिल गए। इसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन का कॉन्ट्रीब्यूशन, इस एक क्वेश्चन में बच्चों 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला कि उन्होंने, उनका रिसर्च वर्क ड्रोसोफिला था, तो क्यों था, ड्रोसोफिला पर जब उन्होंने रिसर्च किया तो कौन कौन से कैरेक्टर्स को लेकर के किया, और उनके जो कैरेक्टर्स थे उनकी फ्रीक्वेंसी जब रिकॉम्बिनेशन और पैरेंटल की उन्होंने स्टडी की तो कैसे वैरी कर रहे थे, तो उससे उन्हें क्या नए कॉन्सेप्ट मिले। तो इस तरह से आप इन्हें 3 क्वेश्चन ना मान करके पूरे इस जो 2 यूनिट मैंने अभी पढ़ा है उसको आप माने और बहुत ही अच्छे से पढ़ें। बच्चों इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को आज कंक्लूड करती हूँ। आई होप आप आज की क्लास को समझने की पूरी कोशिश किए होंगे। थैंक यू।